हमारे गढ़वाली में कहावत कहते हैं कि जय को भातु खाणो वह को गीतु गाणो। देखिए, जो उनके नामांकन में भीड़ थी, उनकी व्यक्तिगत हैसियत से वो भीड़ आई थी। युद्ध में मनोवैज्ञानिक भय भी पैदा किया जाता है, तो कुछ जगहों पर निर्दलीय भी होल्ड लेते दिख रहे हैं। मसलन टिहरी में अनिल बलूनी के निसंदेह प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन प्रश्न ये कि यहाँ की जनता से उनके रिश्ते कैसे हैं। लेकिन इस समय जनता के बीच जो मछली और पानी का साथ होता है वो गोदयाल का मुझे दिखता है। अगर कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, उन्होंने कहीं आपसे भीतर ही भीतर समझौता कर लिया हो। संकट के समय आप खुद भाग खड़े हुए, जबकि इस समय उन्हें बढ़ चढ़कर चुनौती देनी चाहिए थी। दोस्तों नमस्कार। तनुज जड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड की सियासत का मिजाज क्या है। जी, हम बात करें राजीव नयन बहुगुणा की। राजीव नयन बहुगुणा न केवल वरिष्ठ पत्रकार हम सब के अग्रज हैं, वो एक चिंतक भी हैं और स्वतंत्र तरीके से अपने विचार रखते हैं। सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन उनके विचार बेखौफ बेबाक और बेलौस होते हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं। राजीव नयन बहुगुणा जी, उत्तराखंड के सियासी सिनेरियो को आप देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? कुछ लोग कह रहे एक तरफा है, कुछ लोग कह रहे कुछ सीटों पे कुछ लड़ैया भी हैं, कुछ लोग कह रहे 400 पार की बात सही लगती कम से कम उत्तराखंड के नज़रिए से। पिछले 2 चुनाव बीजेपी जीत गई थी, इस बार ही कांग्रेस क्या कर लेगी। कुछ लोगों का कुछ लोग लोकतंत्र बचा रहे थे, कुछ लोग इसमें परिवारवाद भी बचा रहे थे। एक आपकी त्वरित टिप्पणी क्या है जो उत्तराखंड का इस वक्त का जो सियासी हालात है उस पर? आपने जितनी बातें कही हैं, भले ही उनमें विरोधाभास है, लेकिन वो सारी बातें कहीं ना कहीं सही है। दुर्भाग्यवश जो एक तरफा बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तो उसकी हालत उस किसान जैसी है कि जिसकी फसल तैयार खड़ी है, जैसी भी है जो भी है, सूखे से पाले से बच के कम ज़्यादा जितनी भी फसल है वो खड़ी है, लेकिन उसके पास काटने वाले कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस के पास जनता अगर है तो उसके पास कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता नहीं है, नेता हैं कांग्रेस के पास। अब नेता भी जो हैं, जब नेता के साथ ही कार्यकर्ता होते हैं, और कार्यकर्ता नेताओं के साथ कुछ तो भाग खड़े हुए हैं। जो बचे खुचे हैं वो छुप गए भय के कारण या ग्लानि के कारण या निराशा के कारण, डिप्रेशन के कारण। और जो कुछ थोड़ा बहुत कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं तो वो अकेले पड़े हुए दिखते हैं। और चुनाव में आप जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही किसी को जिताने हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखते हैं। और जहाँ तक चुनौती का प्रश्न है, तो कुछ जगहों पर निर्दलीय भी होल्ड लेते दिख रहे हैं। मसलन टिहरी में बॉबी परमार, अब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ युवाओं की बहुत बड़ी फौज है। दूसरे हरिद्वार में जो निर्दलीय हैं, पहले विधायक निर्दलीय के तौर पर जीत चुके हैं, उनके पास अपने वहाँ अपना उनका व्यक्तिगत संगठन है। लेकिन प्रश्न ये है कि जैसे बॉबी परमार है, उनके साथ अवश्य कार्यकर्ता उत्साही नौजवान हैं, लेकिन ये उनका पहला अनुभव है और कोई संगठित शक्ति उनके पास नहीं है, कोई संगठन नहीं है। ऐसी हालत में जो मुझे दिख रहा है कि बीजेपी के आसपास मुझे पौड़ी में गणेश गोदयाल दिख रहे हैं, लेकिन जो अभी उन्होंने अपील जारी की आर्थिक मदद के लिए जनता से, तो इससे ये संकेत मिलता है कि वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। गोदयाल जिस तरह से गढ़वाल के अस्मिता को छूने वाले मुद्दे छू रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी को बहुत बलशाली दिखा करके वो 1982 के उपचुनाव वाले हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हालात लगभग वैसे ही हैं। और गोदयाल अवश्य एक उद्योगपति हैं, लेकिन इतने बड़े उद्योगपति भी नहीं है कि बीजेपी का मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बीजेपी वाले भी स्वीकार करेंगे कि उनके पास इस समय अपार धन बल है। तो गोदयाल सक्षम है, लेकिन इतने सक्षम नहीं है कि जितना पैसा अब चुनाव में खर्च हो रहा है, इतना सक्षम नहीं है। और अगर वो टैक्टिकली भी जनता से अपील कर रहे हैं, ये उनकी रणनीति है, तब भी ठीक है। हमारे गढ़वाली में कहावत कहते हैं कि जय को भातु खाणो वह को गीतु गाणो। तो पहले तो हमने वो चुनाव देखे हैं कि पैसे की तो आप बात छोड़ दीजिए, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता होते थे तो गांव से रोटी मांगते थे,
तब होटल थे ही नहीं पहाड़ में, ढाबे, तो आप खाना कहाँ खाएंगे? तो आपको किसी न किसी के घर पे भोजन करना होगा। तो 30 लोगों की टीम है, तो किसी एक के घर पे आप 30 लोगों की बारात लेके नहीं जा सकते। तो 2-2, 4-4 लोग गांव में अलग अलग घरों में छितर जाते थे। इससे ये होता था कि जिस घर का उन्होंने नमक खाया तो उनके प्रति वो वफादारी भी निभाते थे और जनता में उसका एक संदेश जाता था, उससे एक आत्मीयता स्थापित होती थी। तो गोदियाल अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये उनकी एक सकारात्मक रणनीति है। और मेरा तो ये भी कहना है कि उन्हें होटल में खाना नहीं खाना चाहिए, भोजन भी जनता से मांगे। तो क्या जिस तरह गणेश गोदियाल जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बेचैन तो गढ़वाल में नजर आती है, ये जिस तरह से अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मसले को गणेश गोदियाल उठा रहे हैं, गणेश गोदियाल भू कानून, मूल निवास के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो गढ़वाल की अस्मिता की बात करते हैं, वो अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है एक तरफ जब पूरी मोदी नाम की सुनामी चल रही है, जैसा दावा किया जा रहा है, 2 चुनाव में तो चली भी है, 14-19 में तो आपने देखा है, अब फिर वही दावा है, उससे बड़ी सुनामी की बात की जा रही है, तब ये जो पहाड़ की अस्मिता के प्रश्न जो गणेश गोदियाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है इन प्रश्नों को लेकर के गढ़वाल की जनता गंभीरता दिखाएगी, पहाड़ के मन में सवाल कहीं टीस पैदा करेंगे, या एक बहाव आएगा प्रधानमंत्री मोदी के नाम का और 2 बार की तरह तीसरी बार भी वोट बह जाएंगे? अगर सुनामी है तो सुनामी को रोकने का एकमात्र तरीका स्थानीयता है। दुर्भाग्यवश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो राष्ट्रीय बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास स्थानीय मुद्दों की न तो समझ है न जानकारी है। जो उनके बड़े मुद्दे हैं, बड़े नेता हैं, तो उनको स्थानीय मुद्दों की जानकारी नहीं है और उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं कि अंकिता भंडारी या भू कानून के मुद्दे को स्पर्श करें, क्योंकि उससे उन्हें मुश्किल से गढ़वाल की या कुमाऊं की 2-4 सीटों पर फायदा होगा। लेकिन दूसरे उनके पास उठाने को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बड़े मुद्दे हैं। लेकिन गणेश गोदियाल चूँकि कई दशकों से यहाँ के जनमानस से उनका जुड़ाव रहा है और वो सभी जानते हैं कि उद्योगपति भी बने, तो गढ़वाल के बड़े सामान्य गरीब परिवार से वहाँ होके उठ के वहाँ गए। तो वो अगर ये मुद्दे उठा रहे हैं तो व्यक्तिगत हैसियत से उठा रहे हैं, ये कांग्रेस के मुद्दे नहीं हैं। अगर कांग्रेस के मुद्दे होते हैं तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में या राष्ट्रीय स्तर पर ये इन मुद्दों को उठाती। केवल अंकिता भंडारी नहीं बल्कि सब जगह है। अब आप देखिए कि लद्दाख में एक वो व्यक्ति वहाँ लड़ रहा है, तो सारे पहाड़ का प्रश्न है। तो कांग्रेस इसी को अपना मुद्दा बनाती कि पहाड़ के जो इलाके हैं कि जहाँ के निवासियों के पास एकमात्र आधार जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधन है, तो वो तो सारे हिमालय का प्रश्न होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में ये नहीं है। और ये अच्छी बात है कि गोदियाल इन स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं और इस सुनामी से अगर उनकी रक्षा होगी तो यही उनकी स्थानीयता की जो उनमें ललक है, जो कसक है, यही उनको इस सुनामी से बचाएगी। मैं हरीश रावत पर भी आपसे सवाल लूंगा, उससे पहले मैं 1-2 सवाल और करना चाहूँगा। दूसरा अनिल बलूनी है। अनिल बलूनी भी तो पहाड़ को लेकर के कंसर्न दिखाते रहे हैं, चाहे राज्यसभा के अपने टर्म में हो। उनके बहुत अच्छे संबंध प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह से बताए जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब मुझे दिल्ली वाला बताया जा रहा, मैं तो पहाड़ का ही हूँ, पहाड़ के लिए काम कर रहा हूँ। अनिल बलूनी को किस तरह देखते हैं? अनिल बलूनी के निसंदेह प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन प्रश्न ये कि यहाँ की जनता से उनके रिश्ते कैसे हैं और यहाँ की जनता के उनसे रिश्ते कैसे हैं। अनिल बलूनी कोई ऐसे अवांछित व्यक्ति नहीं है, वो भी एक सज्जन, सॉफ्ट और जेंटलमैन है। लेकिन जिस गहराई से गोदियाल यहाँ जुड़े रहे हैं तो उस गहराई से अनिल बलूनी नहीं जुड़ पाए। वो सांसद के तौर पे उन्होंने यहाँ अपनी रांची से कुछ पैसा खर्च किया होगा, लेकिन गोदियाल तो अपने शरीर से यहाँ रहे। उन्होंने अपने बेटे की शादी देहरादून में या मुंबई में कर सकते थे जब उनका कारोबार वहाँ है, लेकिन अपने बेटे की शादी मुंबई तो छोड़िए, देहरादून में भी न करके जो सभी लोग यहाँ करते हैं, तो अपने गाँव में की, ठेठ देहात में, सुदूर गाँव में। यानी जो ठेठ फन गणेश गोदियाल के पास है वो अनिल बलूनी के पास उसकी कमी है। निसंदेह। और हो सकता है कि बलूनी जी भविष्य में जनता से इस तरह जुड़ सकें, लेकिन इस समय जनता के बीच जो मछली और पानी का साथ होता है वो गोदियाल का मुझे दिखता है। हरीश रावत पर सवाल पूछो से पहले बॉबी पवार पे एक बार और थोड़ा सा सवाल लूँगा। बॉबी पवार को जब आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है इस तरह के युवा जो आंदोलन के रास्ते से आगे आते हैं वो राजनीति के बियाबान में कहीं खो जाते हैं, या आपको लगता है बॉबी पवार में आपको उम्मीद दिखाई देती है? बेशक बॉबी पवार में उम्मीद है, लेकिन इसके दो पक्ष हैं।
एक तो यहाँ की जनता अभी उसके लिए तैयार नहीं है कि लोकसभा में किसी होनहार, तेज तर्रार और ईमानदार नौजवान को भेज सके। और दूसरा, बॉबी पवार भी अभी सक्रिय हुए उन्हें कुछ ज़्यादा समय तो हुआ नहीं, तो उनके पास जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना जो व्यक्तिगत संगठन होगा जब निर्दलीय है, तो उसकी उनमें कमी है। जब एक तरफ कांग्रेस ये कहती है, पूरा विपक्षी कह रहा है इंडिया गठबंधन उतना मजबूती से बन नहीं पाया, लेकिन जैसे तैसे लड़ने की बात कर रहा है, जो ये कहा जाता है कि साहब लोकतंत्र के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऐसे में जब आपके पुराने मित्र हरीश रावत जी को देखते हैं, वो सियासत के सबसे बड़े चेहरे हैं उत्तराखंड में आज देखे तो, लेकिन वो खुद चुनाव से पीछे हट गए, चुनाव से पीछे प्रीतम सिंह हट गए, चुनाव से पीछे यशपाल आर्य हट गए, सारे लोग चुनाव से पीछे हट गए। हरक सिंह रावत जैसे नेता तो जो कल तक टिकट हरिद्वार में कांग्रेस के मान रहे थे, आज लोग बता रहे को बीजेपी के दरवाजे खड़े, साहब आप पट खोलो तो हम अंदर आ जाएं। हरीश रावत ने कहा कि नहीं, यही मौका बेटे को लॉन्च करने का। ये क्या सियासत है? एक तरफ आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं साहब इसमें अगर बेटे की लॉन्चिंग हो जाए तो क्या बुरा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हरीश रावत जी जैसे सीजेंड, बुजुर्ग, प्रतिष्ठित और अनुभवी नेता ने ये कदम उठाया। ये तो एक ऐसा समय है कि संकट के समय आप खुद भाग खड़े हुए, जबकि इस समय उन्हें बढ़ चढ़कर चुनौती देनी चाहिए थी। और हरिद्वार में अगर कोई चुनौती सबसे बड़ी दे सकता था तो हरीश रावत थे। और मसलन आर्य जी हैं, वो अल्मोड़ा में होते, नैनीताल में कोई दूसरे रंजीत रावत हैं वहाँ, जो हर तरह से मजबूत हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये कांग्रेस के लिए अपशकुन है कि उसके सक्षम नेता पहले ही मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, चाहे हरीश रावत जी हों, या उधर से आर्य जी हों। तो इनको तो अभी आके ये अगर मैदान में आ कूदते तो निसंदेह कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता। लेकिन जो मैंने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, उसका एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों का पलायन भी है। डर रहे हैं कि ईडी सीबीआई इसको, कि सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, वहाँ अशोक गहलोत कह रहे मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, वहाँ कमलनाथ कह रहे मैं भी नहीं लड़ूंगा, आपके मित्र सचिन पायलट कह रहे मैं भी नहीं, कोई लड़ना, ये दिग्गज कोई लड़ना नहीं चाह रही है। किस तरह की सिचुएशन, क्या कोई ईडी सीबीआई का ज़्यादा डर है या क्या? कुछ लोग तो कहते हैं मैच फिक्सिंग भी है, चीज़ें मैनेजमेंट भी हो रहा, दोनों साइड का मैनेजमेंट भी है, इधर भी उधर के लोग खेल रहे हैं। क्या देखते क्या है जब कांग्रेस के सीनियर लीडर भागे हुए हैं? राहुल गांधी का भी बताया जा रहा है कि साहब वो वायनाड से इस बार लड़ेंगे, यूपी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ओवरऑल एक कमेंट क्या है 2024 के चुनाव? सब कुछ हो सकता है। अब जहाँ तक वो आपसी गठबंधन की बात है, जो जिसे मैं अवैध गठबंधन कहता हूँ, जो अंडरग्राउंड उनकी सहमति है, तो व्यक्तिगत तौर पे हो सकती है। इंडिया गठबंधन के तौर पे तो ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, उन्होंने कहीं आपसी भीतर ही भीतर समझौता कर लिया हो। और ईडी का डर भी है और हार का डर भी है। अब ईडी का डर आपको तब है कि जब कहीं ना कहीं आपको अपने प्रति आशंका है। कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग क्यों नहीं डर रहे ईडी से? आखिर उनके तो केरल में सरकार है, बंगाल त्रिपुरा में उनके बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि बिहार में भी हैं, तो वो तो ईडी से नहीं डर रहे हैं, वो तो खम ठोक के सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप पे गड़बड़ी है, तब आप डर रहे हैं। अब गोदयाल को भी तो ईडी का सम्मान आया, तो उसने कहा जो है वो देख लो, जो मेरे पास है, इनकम टैक्स का सम्मान आया, तो उसने कहा मेरे कागज देख लो, जो तुम्हें देखना है, मैं प्रस्तुत हूँ इसके लिए। अल्मोड़ा में आपके मित्र प्रदीप टमटा भी लड़ रहे हैं, दिख रहा है कुछ उम्मीद? कुमाऊं में कोई उम्मीद नजर आ रही है कांग्रेस के लिए? दोनों सीट। प्रदीप टमटा जी लगातार वहाँ से हारते जा रहे हैं। और इस समय जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, जो मुझे भी महसूस हो रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक अंधड़ तो है। तो ये कई बार ये होता है कि युद्ध में मनोवैज्ञानिक भय भी पैदा किया जाता है। अब तो युद्ध उसके जरिए होता है, आधुनिक हथियारों के जरिए। लेकिन जो आप मध्यकाल का युद्ध देखें, उनका वर्णन पढ़ें, तो तलवार चलाने से पहले वो शोर ज़्यादा करते थे, धूल उड़ाते थे, जिससे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त उन्हें हासिल हो सके। तो क्या बीजेपी ऐसी धूल उड़ाए हुए चुनाव? निसंदेह निसंदेह बीजेपी ने ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, जो आप उनका विज्ञापन युद्ध देखिए या सोशल मीडिया पर आप उनकी गतिविधियां देखिए, तो वो आक्रामक है। और उस आक्रामकता से इन पे जो विपक्ष के लोग हैं, एक मनोवैज्ञानिक डर हावी हो गया है। तो आखिरी सवाल, आपकी पूरी बातचीत से मुझे निकल के आ रहा है कि आपको लग रहा है पौड़ी गढ़वाल में गणेश गोदियाल अकेले हैं जो धूल उड़ाई जा रही है मनोवैज्ञानिक एक तरह से विज्ञापनबाजी की या दूसरे डर की, उसमें गणेश गोदियाल खड़े नजर आ रहे हैं? खड़े रहेंगे आपको लग रहा है? कुछ इस गढ़वाल के चुनाव से कुछ मैसेज निकलेगा? अब देखिए, जो उनके नामांकन में भीड़ थी,
तो वो मैं फिर से कहता हूँ कि वो उनकी व्यक्तिगत हैसियत से वो भीड़ आई थी। अगर कांग्रेस की भीड़ थी तो हर जगह आनी चाहिए थी, टिहरी में भी, हरिद्वार में भी, अल्मोड़ा में भी। लेकिन वो भीड़, अपार भीड़, और यहाँ तक कि पहले दिन जो बीजेपी की नामांकन रैली हुई उससे लोग बताते हैं कि दुगनी भीड़ थी। तो निसंदेह वो उनकी व्यक्तिगत गुडविल थी, उनकी व्यक्तिगत लोक साधना थी। अब प्रश्न ये उठता है कि उस ताकत को, उस जन अभिक्रम को वो 19 तारीख तक कैसे जुगाए रखते हैं, कैसे उसे वहाँ तक ले जाते हैं। कई बार ये होता है कि बड़ी नहर आप खींचते हैं नदी से और वो टेल तक पहुँचते पहुँचते सूख जाती है या क्षीण हो जाती है। तो उस जनशक्ति का जो आलोड़न उस दिन दिखा, उसको वो कैसे मेंटेन रखता है, ये उन पर निर्भर करता है। यानी कुल मिला के आपने सुना, राजीव नयन बहुगुणा जी को लगता है कि गढ़वाल में जिस अंदाज में गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह वो मुद्दों को छू रहे हैं, वो कांग्रेस से परे जा करके अपने तरीके से उन्होंने पूरा अपना चुनाव डिजाइन किया है। और जिस तरह एक जो आंधी चली आ रही है सत्ता की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी है, उस आंधी में कम से कम राजीव नयन बहुगुणा जी कहते हैं कि अभी तक तो गणेश गोदियाल खड़े नजर आते हैं। 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगी और फिर 4 जून को जो नतीजे आएंगे, वो बताएंगे कि वो जिस तरह से जनशक्ति के सहारे वो खड़े थे, वो कितनी जनशक्ति वोट में वो कन्वर्ट कर पाते हैं। द न्यूज़ अड्डा को देखिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।